अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने कंप्यूटर सेकेंड ईयर की कंप्यूटर की बुक जो है वो स्टार्ट कर ली है। आज जो चैप्टर नंबर है हमारा चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट होने वाला है। चैप्टर 8 9 10 जो है वो हमने कम्प्लीटली जो है वो स्टडी कर लिया है। उस पर जो है सबके सब टॉपिक्स पे जो है वो लेक्चर्स आपको जो है वो प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 11 जो है वो आज स्टार्ट होने वाला है। चैप्टर नंबर 11 का जो है नेम क्या है जी, डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स है। ठीक है, हम देखेंगे कि हम अपने प्रोग्राम में कैसे डिसीजन कर सकते हैं कि प्रोग्राम का कौन सा पार्ट चले कौन सा पार्ट ना चले। आज के इस लेक्चर में जो है वो हम स्टार्ट से देखने वाले हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलें जी, इस चैप्टर का जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब 11 12 जो चैप्टर्स हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। इन्हीं में से जो है वो आपके मोस्टली प्रोग्राम्स आते हैं। और जो ये चैप्टर का ये क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो आपको लॉन्ग एज अ लॉन्ग भी आ सकता है और आपको शॉर्ट क्वेश्चंस पे भी आ सकता है। और इसी क्वेश्चन में जो है वो आपके पूरे चैप्टर की सारी जो है वो चीज़ें इसी जो है क्वेश्चन में छुपी हुई है कि हमारे पास जो भी आगे हम स्टेटमेंट यूज़ करने वाले हैं, जो भी कीवर्ड यूज़ करने वाले हैं, उनका क्या मतलब है, वो सब कुछ जो है वो इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन से भी रिलेटेड और लॉन्ग क्वेश्चन से भी रिलेटेड जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन क्या है जी, हमने देखना है जी व्हाट इज अ कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है? ब्रीफली डिस्क्राइब द बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर्स फॉर राइटिंग प्रोग्राम। ठीक है, हम कौन कौन से बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो प्रोग्राम को लिखते हुए यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि कंट्रोल स्ट्रक्चर होता क्या है। कंट्रोल स्ट्रक्चर अ स्टेटमेंट यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड कंट्रोल स्ट्रक्चर। अच्छा जी, वो क्या कह रहे हैं कि ये कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होती है? ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो हमारे एग्जीक्यूशन के फ्लो को, ठीक है, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के फ्लो को कंट्रोल करती है। इसे हम कहते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर। ठीक है, ऐसी स्टेटमेंट जो हमारे प्रोग्राम के फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन के फ्लो को कंट्रोल करती है, इसको क्या कहते हैं हम? कंट्रोल स्ट्रक्चर। अच्छा जी, बात समझ लेते हैं फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन का क्या मतलब है। ये देखें, जैसे हमने चैप्टर 10 में जो है वो मोस्टली प्रोग्राम्स देखते थे। यहाँ पे हमारी जो हेडर फाइल्स जो है इंक्लूड करवाई जाती थी, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, मेन फंक्शन। इस तरह हमारे पास कितनी ज़्यादा स्टेटमेंट्स में मतलब लाइंस में लिखी होती थी। हमारा ये एक प्रोग्राम है पूरा। ठीक है, अब हमारा प्रोग्राम क्या करता था, इस लाइन से मेन फंक्शन से स्टार्ट होता था, उसके बाद वन बाय वन एक लाइन को रीड करता था, फिर सेकंड लाइन को रीड करना, फिर थर्ड लाइन को, फिर फोर्थ लाइन को। ये हमारा क्या कहलाता है? फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक है, हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन क्या है कि पहले लाइन पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है, उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है, थर्ड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है। ये हमारी क्या कहलाती है? फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। अब क्या कर सकते हैं, अब कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है जी, हम इसमें देखेंगे कि ये हमारा ये प्रोग्राम लिखा हुआ है। अब हम चाहते हैं कि प्रोग्राम की ये जो दो तीन स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, ये स्टेटमेंट, इतनी जो स्टेटमेंट्स हैं ये क्या करें, ये बार बार चलें। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है ये बार बार चले। इतनी तीन चार जो स्टेटमेंट्स हैं, मैं चाहती हूँ मेरे पूरे प्रोग्राम में से ये तीन चार स्टेटमेंट्स जो हैं ये बार बार एग्जीक्यूट हों। ठीक है, एक मेरी मैं ये कर सकती हूँ, या मैं चाहती हूँ कि मेरे प्रोग्राम का इतना पार्ट तो एग्जीक्यूट हो, लेकिन ये जो बाकी की दो स्टेटमेंट्स हैं ये एग्जीक्यूट ना हो। ठीक है, ये हमारे, अच्छा ये एक दूसरे हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर ये हो गया। मतलब हम अपने फ्लो ऑफ ये जो प्रोग्राम लिखा हुआ है इसके स्टेटमेंट्स को, इसके फ्लो ऑफ जो एग्जीक्यूशन है उसको क्या कर रहे हैं, हम कंट्रोल कर रहे हैं, खुद से कंट्रोल करें कि इतना पार्ट प्रोग्राम का चलना चाहिए, ये इतना पार्ट जो है वो प्रोग्राम का बार बार चले, या इतना पार्ट तो चले लेकिन जो बाकी पार्ट है प्रोग्राम का वो एग्जीक्यूट ना हो। ठीक है, हम चाहते हैं इतना पार्ट एग्जीक्यूट हो जाए, बाकी का जितना भी प्रोग्राम है वो क्या हो जाए, स्किप हो जाए, वो एग्जीक्यूट ना हो। या हम ये चाहते हैं कि इतना पार्ट एग्जीक्यूट होने के बाद जो है वो यहाँ से ही मेरा प्रोग्राम नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाने की बजाय प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाए। ठीक है, ये सारे क्या हम कर रहे हैं, अपने फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, ये प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन का फ्लो है वो तरतीब में जा रहा था, तो हमने क्या किया, उसको कंट्रोल कर लिया। हम चाहते हैं
इतना पार्ट चले प्रोग्राम का और इतना स्किप हो जाए, या ये वाला जितनी 2-3 स्टेटमेंट्स हैं ये बार बार एग्जीक्यूट हों, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर कहलाता है, ठीक है। ये अब डेफिनेशन आपको समझ लग गई कि ऐसी स्टेटमेंट, हम कुछ ऐसी स्टेटमेंट लिखेंगे जिससे हमारे पूरे प्रोग्राम की जो लॉजिक है हम उसको खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। हम चाहते हैं इतना पार्ट एग्जीक्यूट हो, 3-4 लाइनें जो बार बार एग्जीक्यूट होती रहें, हम चाहते हैं कि इतना पार्ट तो एग्जीक्यूट हो ही ना, ठीक है। ये क्या है जी, हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने प्रोग्राम की फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को क्या खुद से कंट्रोल कर रहे हैं, ये क्या कहलाता है, कंट्रोल स्ट्रक्चर, ठीक है। The control structure in C are used to combine individual instructions into a सिंगल लॉजिकल यूनिट। अब आपने देखा होगा कि हमने जब भी अपना प्रोग्राम लिखते हैं तो वो इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस पर जो है वो कंसिस्ट करता है। जैसे प्रिंट एफ की एक इंस्ट्रक्शन होगी, स्टेटमेंट हो गई हमारे पास, और स्कैन एफ की हो गई, क्लियर स्क्रीन हो गया, ठीक है। इस तरह की वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे, ये क्या है, इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस होती हैं हमारे पास जिनको हम कंबाइन करके एक पूरे एक यूनिट में हम उसको कन्वर्ट करते हैं, उसको क्या हम कहते हैं, लॉजिकल यूनिट। लॉजिकल यूनिट क्या होता है कि जो भी हमने अपने ये लास्ट लेक्चर्स में जो है वो मैंने आपको बताया था लॉजिक क्या आते हैं, मतलब हमने कोई प्रोग्राम लिखना है उसकी क्या लॉजिक, मतलब 2+2 को ऐड करवाना है, 2 वेरिएबल्स हैं उनको हमने ऐड करवाना है, तो हमारे प्रोग्राम की लॉजिक क्या होगी कि 2 वेरिएबल्स हमने लेने हैं और उनको ऐड करवा देना है। ये हमारे क्या कहलाती है, ये प्रोग्राम की लॉजिक कहलाती है। और हमने इसकी लॉजिक को एक प्रोग्राम में जो है उसको कंबाइन कर दिया है, ठीक है। द लॉजिकल यूनिट हैज वन एंट्री पॉइंट एंड वन एग्जिट पॉइंट। अब क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो लॉजिकल यूनिट है उसका एक एंट्री पॉइंट होगा और एक एग्जिट पॉइंट होगा, ठीक है। एक एंट्री पॉइंट मतलब जहां से हमारा जो है कंट्रोल स्टार्ट होगा, और एक एग्जिट पॉइंट होगा जहां से हमारा जो है कंट्रोल एग्जिट हो जाएगा, मतलब प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट करना बंद कर देगा, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, द इंस्ट्रक्शंस इन अ प्रोग्राम can be organized in a 3 kinds of control structures to control execution flow। अब क्या कह रहे हैं कि हमारे पास 3 किस्म के जो हैं वो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हम यूज करते हैं अपने फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हम कितने किस्म के कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज करते हैं, 3 टाइप्स के जो है, 3 काइंड्स के जो हम कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज करते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया ये हमारा प्रोग्राम जो है इस तरह स्टेटमेंट्स पर कंसिस्ट करता है। अब हम चाहते हैं कि इतनी स्टेटमेंट्स चलें, इतनी ना चलें, ये क्या कहलाता है, हमारा फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक है। हम अपने प्रोग्राम की फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को जो है वो 3 किस्म के कंट्रोल स्ट्रक्चर से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। द कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आर यूज टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम लॉजिक, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या इम्प्लीमेंट करते हैं, प्रोग्राम की लॉजिक को जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 2+, अब हमने 2 वेरिएबल्स को जो है वो ऐड करवाना है। अब मैं चाहती हूँ कि वो हमारे पास क्या होगी, प्रोग्राम की लॉजिक होगी। अब मैं चाहती हूँ कि वो प्रोग्राम जो है वो बार बार उतनी 2-3 लाइन्स जो है वो एग्जीक्यूट हों, इसको हम किससे कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल स्ट्रक्चर से। अब देख लेते हैं हमारे पास कितनी टाइप्स के जो है वो कंट्रोल स्ट्रक्चर हैं। उन्होंने बता दिया हमारे पास 3 टाइप्स के जो है वो कंट्रोल structures हैं। Types of control structures, different types of control structures in C language are as follows। कौन सा है जी, पहला है सीक्वेंस, ठीक है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में सिंपल पूछ सकते हैं कि सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आपने उसके बारे में ये लिखना होगा। फर्स्ट टाइप जो है वो हमारी क्या है, सीक्वेंस की, ठीक है। अब सीक्वेंस क्या होता है हमारे पास, द सीक्वेंस स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट्स द स्टेटमेंट्स इन द सेम ऑर्डर इन विच दे आर रिटन इन द प्रोग्राम। अब क्या सीक्वेंस स्ट्रक्चर क्या कहता है कि एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट, ये प्रोग्राम की, अब देखिए हमारा प्रोग्राम जो है सिंपल, पहले ये देख लेते हैं हमारा प्रोग्राम जो है वो इस तरह लिखा होता है, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, ठीक है। पहली स्टेटमेंट ये इस तरह देखें, ये हेडर फाइल्स हो गई, उसके मेन फंक्शन, बॉडी स्टार्ट हुई, इसमें हमने एक लॉजिक बनाई, ठीक है। ये इस तरह समझे कुछ हमारे पास ये प्रोग्राम लिखा हुआ है। अब सीक्वेंस में क्या करता है कि ये प्रोग्राम फर्स्ट स्टेटमेंट से स्टार्ट होता है और फिर सेकंड स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है, फिर थर्ड स्टेटमेंट को, फिर फोर्थ स्टेटमेंट को, फिर फिफ्थ स्टेटमेंट को, मतलब ये स्टेप बाय स्टेप जो है वो चलता है। ये नहीं करता कि एक यहाँ से इसने एग्जीक्यूट करवाई स्टेटमेंट, फिर नीचे आ गया 5वीं 6ठी वाली स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट करवाई, ये एक तरतीब से सेम ऑर्डर में चलता है, ठीक है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4,
वाली स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाता है। देख लें, एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट इन द सेम ऑर्डर इन विच दे आर रिटन इन द प्रोग्राम। जिस तरतीब से आपका प्रोग्राम लिखा हुआ है वो उस तरतीब से, उस ऑर्डर से जो है वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, पहले अगर आपने फर्स्ट स्टेटमेंट लिखी हुई है प्रिंट एफ की, वो प्रिंट एफ के फंक्शन को जो एग्जीक्यूट करवाएगा। फिर आपने कोई दूसरी स्कैन एफ की लिखी हुई है या प्रिंट एफ की लिखी हुई है, वो सेकंड स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएगा, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ को। ये सीक्वेंस के साथ चलेगा। ठीक है, वन बाय वन जो है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाएगा। द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर द अदर। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो स्टेटमेंट्स है, ये एक लाइन हमारे पास क्या कहलाती है, स्टेटमेंट। मतलब प्रिंट एफ फंक्शन मैंने अगर लिखा है तो वो मेरी एक क्या होगी, स्टेटमेंट होगी। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि वन आफ्टर द अदर, मतलब पहले स्टेटमेंट चलती है, उसके बाद दूसरी, जो हमारी दूसरी स्टेटमेंट लिखी होगी, फिर तीसरी चलेगी, फिर चौथी चलेगी, फिर पांचवी, मतलब एक के बाद एक स्टेटमेंट जो है वो चलती रहेगी तरतीब से। ऑल स्टेटमेंट्स ऑफ द प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड। ठीक है, फिर इस तरह क्या होगा कि सारी की सारी स्टेटमेंट जो है प्रोग्राम की एग्जीक्यूट हो जाएंगी। इट मीन्स नो स्टेटमेंट इज स्किप्ड एंड नो स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड मोर देन वंस। अब वो क्या कह रहे हैं, क्या इसमें क्या है, हमारी वन बाय वन जो है, पहली स्टेटमेंट, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, इसमें ये नहीं है कि मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट करवाई, फिर थर्ड वाली करवाई, फिर सिक्स वाली करवाई। इस तरह कोई भी मैंने स्टेटमेंट को स्किप्ड नहीं किया। ठीक है, और ना ही मैंने कोई एक स्टेटमेंट को मोर देन वन टाइम चलाया है। ठीक है, अब मैंने कोई भी ऐसी कोई एक स्टेटमेंट नहीं थी जिसे मैंने एक एक से ज्यादा बार चलाया हो। ठीक है, ये क्या था, सीक्वेंस में क्या, आपकी तरतीब से जो है वो स्टेटमेंट चलती है। पहले वन स्टेटमेंट जो भी पहले लिखी होगी पहले वो चलेगी, फिर सेकंड नंबर पर जो भी स्टेटमेंट लिखी होगी फिर वो चलेगी, थर्ड नंबर पर जो भी स्टेटमेंट आपकी लिखी होगी फिर वो चलेगी। ठीक है, इसमें कोई भी स्टेटमेंट आप स्किप नहीं करते और ना ही कोई एक स्टेटमेंट को एक से ज्यादा टाइम चलाते हैं। ठीक है, अब ये देख लेते हैं, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। क्या, सपोज अ प्रोग्राम इनपुट्स टू नंबर्स एंड डिस्प्ले एवरेज ऑन स्क्रीन। अब क्या कह रहे हैं कि हमने दो एग्जांपल दे रहे हैं कि हमने दो नंबर जो हैं वो इनपुट करवाए हैं और उनका जो एवरेज है उसको स्क्रीन पर शो करवाना है। अब इसकी लॉजिक क्या बनेगी प्रोग्राम की, हम देख लेते हैं। द प्रोग्राम यूज टू स्टेटमेंट टू इनपुट नंबर्स। ठीक है, अब क्या किया जी, हमारी प्रोग्राम की लॉजिक कुछ इस तरह बनेगी। हमने पहले वेरिएबल को का इनपुट लिया, समझ लें यहाँ पे हमने एक इनपुट ले ली वेरिएबल वन की, और नंबर वन दे लिया, टू नंबर्स हमने लेने हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि द प्रोग्राम यूज टू स्टेटमेंट टू इनपुट टू नंबर्स, के दो स्टेटमेंट यूज करवाई जा रही हैं जो है हमारे प्रोग्राम के नंबर्स को लेने के लिए, इनपुट को लेने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिख लेते हैं जी, अभी रफली मैं आपको बता रही हूँ, इंट नंबर n1 लिख दिया कि यहाँ पे नंबर वन जो है वो मेरे पास एक वेरिएबल है जिसमें मैंने एक इनपुट लेनी है, और यहाँ पे जो है एक और वेरिएबल है नंबर टू जिसमें मैंने यूजर से इनपुट लेनी है। ठीक है, उसके बाद टू कैलकुलेट एवरेज, इसके बाद हमने जी इसका एवरेज निकालना है, फिर एंड वन स्टेटमेंट टू डिस्प्ले एवरेज नंबर। ठीक है, एक में तो हमने यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगा के एवरेज का, ठीक है, यहाँ पर हमने इसकी एवरेज कैलकुलेट कर ली। उसके बाद एक हमारे पास क्या है जी, प्रिंट एफ का फंक्शन है, वो यूज करते हुए हमने क्या करना है, उसको स्क्रीन पर शो करवाना है। ठीक है, दी स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड वंस इन अ सीक्वेंस। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं कि ये स्टेटमेंट जो है जिस तरतीब से मैंने लिखी है उसी तरतीब से, उसी सीक्वेंस से जो है वो आपकी एग्जीक्यूट होंगी। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपकी किसकी एग्जाम्पल है, कंट्रोल स्ट्रक्चर की। अब देख लें, पहले मैंने इंटीजर एन डिक्लेयर करवाया, पहले आपकी ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, फिर सेकंड पे जो एन टू डिक्लेयर करवाया दूसरी चलेगी, फिर मैंने एवरेज निकाला, फिर तीसरी स्टेटमेंट चलेगी, फिर चौथी स्टेटमेंट चलेगी। ठीक है, ये तरतीब से जो है वो आपकी स्टेटमेंट चलेंगी। ये क्या कहलाती है, सीक्वेंस स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, इसकी देख लें, डायग्राम देख लें, आपने डायग्राम भी जो है वो पेपर में मेंशन करनी होती है। अब देख लें, वो क्या कह रहे हैं कि हमारी स्टेटमेंट वन लिखी है, पहले वो एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद स्टेटमेंट टू जो है वो एग्जीक्यूट होगी, फिर स्टेटमेंट थ्री। अगर आपके पास 100 तक स्टेटमेंट्स हैं तो वो 100 टाइम्स मतलब चलेंगी, फिर फोर्थ वाली, फिर फिफ्थ वाली, फिर सिक्स वाली, फिर सेवंथ वाली, इस तरह ये तरतीब से चलेगी। कोई भी स्टेटमेंट को ये स्किप नहीं करेगा और ना ही कोई एक स्टेटमेंट को वो बार बार एग्जीक्यूट करवाएगा। ठीक है, सीक्वेंस स्टेटमेंट आपको समझ आ गई, जो हम तरतीब से सीक्वेंस में चलाते हैं। ठीक है, वन आफ्टर द अदर, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी वाली स्टेटमेंट को चलाते हैं, वो हमारे पास कौन सी कहलाती है, सीक्वेंस स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं जी,
हमारे पास दूसरी टाइप कौन सी है? दूसरी टाइप है हमारे पास सिलेक्शन। अब सिलेक्शन जो स्ट्रक्चर है ये क्या करता है? सिलेक्शन से भी आपको समझ आ रही होगी कि हमने कोई ना कोई चीज सेलेक्ट करनी है, कोई स्टेटमेंट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन से मतलब समझ आ गई ना, कि मतलब इसमें कोई हम चीज सेलेक्ट करने वाले हैं कि ये दो चीजें या तीन चीजें दी हुई हैं, तो उसमें से हमने सेलेक्ट करना है जी कौन सी वाली चीज हमने लेनी है। ठीक है, अब क्या है जी, द सिलेक्शन स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट्स अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन अ कंडीशन। अब इसकी क्या डेफिनेशन जी? द सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्या कहता है? एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट को और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है कंडीशन की बेस पे। ठीक है, अब कंडीशन की बेस पे हमने जो है लॉजिकल स्ट्रक्चर्स पढ़े थे। उसमें क्या था जी, हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी जो है वो हमने पढ़े थे, फिर लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर्स भी जो है वो हमने पढ़े थे। अब देखें कंडीशन क्या हो सकती है हमारे पास, कि हमारे पास मतलब दो नंबर्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 40 ग्रेटर देन ए, और एक और है या 40 लेस देन ए। ये अभी मैं आपको बता रही हूँ, ये हमारे पास क्या है, एक ये कंडीशन है, एक ये कंडीशन है। अब इसमें क्या है, सिलेक्शन है, सिलेक्शन स्ट्रक्चर है। मतलब या तो मैं ये वाली कंडीशन को जो है वो सिलेक्ट करूंगी, या तो मैं इस वाली कंडीशन को सिलेक्ट करूंगी। एक कंडीशन सिलेक्ट हो जाएगी, दूसरी क्या हो जाएगी, स्किप हो जाएगी। ठीक है, अब ये सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्या कह रहा है कि आप एक स्टेटमेंट को या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को आप जो है कंडीशन की बेस पर एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ठीक है, या तो मेरे पास अब ये सिलेक्शन है, या तो ये स्टेटमेंट सिलेक्ट होगी, या तो ये वाली आपकी कंडीशन जो है वो सिलेक्ट होगी। इसके बाद क्या है जी, इट एग्जीक्यूट, जब हम आगे एग्जांपल्स देखेंगे उससे भी आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इट एग्जीक्यूट्स अ स्टेटमेंट इफ द गिवन कंडीशन इज ट्रू एंड इग्नोर्स व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स। अच्छा जी, अब मेरे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कंडीशन जो है वो फॉल्स है और ये वाली कंडीशन जो है वो ट्रू है। अब मेरी सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्या करती है, इफ द गिवन कंडीशन इज ट्रू एंड इग्नोर्स व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स। जो कंडीशन ट्रू होगी हमारी, फॉर एग्जांपल ये अगर कंडीशन, अगर हमें एक ही कंडीशन दी हो, ये देखें फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ये कंडीशन दी हुई है एक ही, तो अब क्या है, या तो ये ट्रू होगी कंडीशन, या तो ये फॉल्स होगी। अगर तो ये ट्रू है तो क्या करेगा, इसकी जो भी बाकी की स्टेटमेंट्स होंगी उसको एग्जीक्यूट कर लेगा। अगर ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाती है तो वो क्या करेगा, बाकी की स्टेटमेंट्स को वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इस कंडीशन को वो क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। ठीक है, ये किस सूरत में चलेगी, जब मेरी ये कंडीशन ट्रू होगी तो बाकी स्टेटमेंट्स वो एग्जीक्यूट कर देगा। अगर ये कंडीशन मेरी फॉल्स होगी तो इस कंडीशन के नीचे जो भी स्टेटमेंट्स होंगी उनको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इट इज आल्सो कॉल्ड डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको हम डिसीजन मेकिंग, मतलब हम डिसीजन कर रहे हैं ना कि ये कंडीशन जो है हमारी ट्रू है या फॉल्स है, डिसीजन कर रहे हैं कि ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, तो ये क्या हम इसको बोल सकते हैं, डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर भी जो है वो इसको बोल सकते हैं। और दूसरा क्या है, कंडीशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसको हम कंडीशनल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। डिफरेंट, अच्छा जिसकी टाइप्स आगे से देख लेते हैं। सिलेक्शन स्ट्रक्चर की जो है हमारे पास कितनी टाइप्स हैं। अब सीक्वेंस स्ट्रक्चर में इसलिए कोई टाइप्स नहीं थी कि उसने वन बाय वन जो है स्टेटमेंट को चलाना था। पहली फर्स्ट वाली स्टेटमेंट चली, फिर सेकंड वाली, फिर थर्ड वाली, फिर उसमें कुछ भी स्किप नहीं होना था। इसमें देख लें, अब हमें कंडीशन दी हुई है, या तो वो कंडीशन ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। अगर ट्रू है तो वो स्टेटमेंट्स को बाकी को एग्जीक्यूट करवाएगी, अगर फॉल्स है तो वो एग्जीक्यूट, बाकी अगर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं तो उन्हें एग्जीक्यूट नहीं करवाएगी। इसकी डिफरेंट टाइप्स क्या है हमारे पास, इसकी डिफरेंट टाइप्स, ये टाइप्स आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये इफ कैसे काम करती है ये भी हम डिटेल में देखेंगे। इफ एल्स कैसे स्ट्रक्चर जो है, ये सिलेक्शन स्ट्रक्चर जो है ये कैसे काम करता है ये भी हम डिटेल से देखेंगे। इफ एल्स, इफ भी और स्विच भी। ठीक है, ये आपको जो है ये इसकी टाइप्स अच्छे से याद होनी चाहिए। ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि सिलेक्शन स्ट्रक्चर की कितनी टाइप्स है हमारे पास, उसकी कितनी टाइप्स है हमारे पास, इफ है, इफ एल्स है, इफ एल्स, इफ है और स्विच है। ठीक है, ये अभी हम देखेंगे कि इफ कैसे काम करता है। ये भी आपने परेशान नहीं होना, आपको इतना पता होना चाहिए कि सिलेक्शन स्ट्रक्चर हमारा कैसे काम करता है और इसकी कितनी टाइप्स हैं। इफ एल्स इफ स्विच। ठीक है, ये आपको सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्या होता है ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। उसके बाद हमारे पास इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास इसकी एग्जाम्पल क्या है जी, सपोज अ प्रोग्राम इनपुट्स द मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट एंड डिस्प्ले पास इफ द स्टूडेंट गेट्स 40 और
मोर देन 40 मार्क्स। अब देखेंगे हमें उन्होंने प्रोग्राम बनाने के लिए मतलब बोला हुआ है कि हमारे पास एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम क्या करते हैं, इनपुट करवाते हैं स्टूडेंट के मार्क्स को। अब कोई भी स्टूडेंट जो है वो अपने मार्क्स को जो है वो एंटर करवाता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ने क्या एंटर करवाया जी, 50 जो है वो एंटर करवाए अपने मार्क्स। उसके बाद जी उसको हमने डिस्प्ले करवाना है कि वो उसने मार्क्स तो एंटर कर दिए, तो अब हमने डिस्प्ले करवाना है कि जितने उसके मार्क्स हैं वो पास है या वो स्टूडेंट फेल है। ठीक है, ये हमने उसको डिस्प्ले करवाना है। और कंडीशन भी उन्होंने बता दी है, डिस्प्ले पास। पास हम उसको तब डिस्प्ले करवाएंगे इफ द स्टूडेंट गेट्स 40 और मोर देन 40 मार्क्स। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि पास उस सूरत में डिस्प्ले होगा, पास का वर्ड कि तुम पास हो कब, किस कंडीशन पर शो होगा, जब उसके मार्क्स जो हैं वो 40 होंगे या 40 से ग्रेटर होंगे। ठीक है, या 40 होंगे या 40 से ग्रेटर होंगे। ठीक है, इट डिस्प्ले फेल्स व्हेन द मार्क्स आर बिलो 40। और उसके मार्क्स जो हैं अगर वो 40 से बिलो हैं, देखें हमारे मार्क्स जो हैं वो 40 से ग्रेटर होंगे तो वो पास होगा। अगर उसके मार्क्स जो हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने इनपुट करवाया मार्क्स, तो यहाँ पे वेरिएबल ले लेते हैं जी, उसने जो भी मार्क्स जो है वो एंटर करवाए हैं वो हैं 40 से ग्रेटर हैं, तो इसका मतलब है वो यहाँ पर होगा पास। और अगर उसके मार्क्स यहाँ पर 40 से लेस हैं, ये लेस का साइन है। ठीक है, और यहाँ पर मार्क्स जो हैं तो वो क्या होगा, वो फेल जो है वो कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं। अब हमें समझ आ गई कि स्टूडेंट जो भी मार्क्स एंटर करवाएगा अगर उसके मार्क्स 40 से अबव हैं तो इसका मतलब है वो पास है, और अगर उसके 40 से लेस मार्क्स हैं तो इसका मतलब है कि वो फेल है। द प्रोग्राम चेक्स द मार्क्स बिफोर डिस्प्ले द मैसेज, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसीजन मेकिंग। ठीक है, अब देखें वो क्या कर रहे हैं कि अब प्रोग्राम को डिस्प्ले, उसकी जो भी आउटपुट है उसको डिस्प्ले करवाने से पहले हम कंडीशन जो है वो चेक कर रहे हैं, हम डिसीजन कर रहे हैं ना कि उसके, यहाँ पे डिसीजन कर रहे हैं कि उसके मार्क्स जो हैं वो 40 से अबव हैं या बिलो हैं। ठीक है, यहाँ पे डिसीजन कर रहे हैं कि अगर उसके 40 से अबव हैं तो वो पास डिक्लेयर उसको डिस्प्ले होगा, अगर उसके 40 से कम है तो उसको क्या डिक्लेयर होगा, वो फेल उसको दिखाई देगा। ठीक है, ये कह रहे हैं कि ये प्रोसेस जिसमें हम डिसीजन करते हैं, सिलेक्शन करते हैं किसी एक कंडीशन की, वो क्या कहलाता है, डिसीजन मेकिंग। ठीक है, स्ट्रक्चर कहलाएगा। अब देख लें इसकी स्टेटमेंट, देख लें यहाँ पर हम कंडीशन लिखते हैं। ठीक है, अगर कंडीशन ये जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 40 ग्रेटर देन मार्क्स, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी कंडीशन चेक होगी, अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पर जो भी आपकी स्टेटमेंट लिखी होगी वो एग्जीक्यूट होगी। अगर आपकी, और ये स्किप हो जाएगी। ठीक है, ये फॉल्स वाली कंडीशन है हमारी, तो ये क्या होगी, ये जितनी भी यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखी होंगी फॉल्स के नीचे वो स्किप हो जाएंगी, हमारी ट्रू वाली स्टेटमेंट चलेंगी। और अगर हमारी ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है, ठीक है, अब ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाती है तो हमारी फॉल्स वाली बाकी की स्टेटमेंट्स चलेंगी। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट चलेंगी और ये क्या होगी, स्किप हो जाएगी, ये प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, इस बात की आपको समझ आ गई। हमारे पास सिलेक्शन स्ट्रक्चर जो है वो किस लिए काम करता है, कि हमने डिसीजन करना होता है कि हमें कोई कंडीशन दी गई हो, अगर वो ट्रू है तो हमने उसके नीचे जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। इसमें क्या हमने डिसीजन किया कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। इसी तरह देखने आपको ये एग्जांपल से मैंने आपको बता दिया, अगर तो उसके मार्क्स 40 से अबव हैं तो उसको डिस्प्ले होगा पास है। अगर उसके मार्क्स, डिसीजन कर लिया ना कि अगर उसके मार्क्स 40 से कम है तो वो क्या डिस्प्ले होगा, उसको फेल जो है वो डिस्प्ले होगा। अच्छा, हमारा थर्ड वाला जो थर्ड टाइप जो है डिसीजन, हमारे पास जो कंट्रोल स्ट्रक्चर की जो थर्ड टाइप है वो हमारे पास क्या है, रेपिटेशन। रेपिटेशन से भी आपको वर्ड से ही अंदाज़ा हो गया, रिपीट करना, मतलब कोई भी स्टेटमेंट होगी, रेपिटेशन का मतलब है रिपीट करना। कोई चीज़ है जो हम बार बार रिपीट करने वाले हैं, तो क्या चीज़ हम रिपीट करने वाले हैं ये देख लेते हैं। रेपिटेशन जो है ये हमारी कंट्रोल स्ट्रक्चर की थर्ड टाइप है। The repetition structure execute a statement or set of statement repeatedly
फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स। अब क्या है कि रैपिडली ये जो है रिपीट करेगा स्टेटमेंट को और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को। बार बार जो है वो स्टेटमेंट्स को, या एक स्टेटमेंट हो सकती है या सेट ऑफ स्टेटमेंट, मतलब एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हो सकते हैं, उनको बार बार रिपीट करेगा। कितनी बार रिपीट करेगा, हम उसको स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, हम उसको एक नंबर दे देंगे कि आपने इतनी टाइम्स जो है आपने इस स्टेटमेंट को रिपीट करना है, ठीक है। रेपिटेशन से आपको पता चल जाएगा, पता चल जाना चाहिए कि अब कोई स्टेटमेंट है ऐसी या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं जिनको हमने बार बार रिपीट करना है, और कितनी बार रिपीट करना है, कोई एक स्पेसिफिक नंबर जो है वो हमें बता दिया गया होगा, ठीक है, उतने टाइम्स तक हमने इसको रिपीट करवाना है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास प्रोग्राम जो है वो इस तरह लिखा होता है, ठीक है, इस तरह स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट जो है वो हमारा प्रोग्राम लिखा होता है। अब देखिए, अब ये पूरा एक प्रोग्राम सी का लिखा हुआ है। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो भी यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स हैं, ये दो स्टेटमेंट्स हैं, ये बार बार चलें, और कितनी दफ़ा चलें, 10 टाइम चले ये स्टेटमेंट, ठीक है। जैसे ही वो 10 टाइम चले, उसके बाद वो स्टेटमेंट को जो है वो स्किप करे और नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट पर आ जाए, ठीक है। अब ये क्या है कि मैं ये दो लाइंस यहाँ पर जो भी मैंने लिखा हुआ है प्रोग्राम के अंदर, मैं चाहती हूँ कि ये 10 टाइम जो है वो डिस्प्ले हो मुझे स्क्रीन पर। तो क्या होगा जी, यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगा दूंगी कि मुझे जो है ये वाली स्टेटमेंट जो है वो 10 टाइम्स चाहिए। जैसे ही वो 10 टाइम प्रिंट होगी स्क्रीन पर, उसके बाद क्या होगा, मेरा कंट्रोल वहाँ से स्किप करेगा, वहाँ से ठीक है टर्मिनेट करेगा और नेक्स्ट लाइन पर चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है जी, इट इज आल्सो कॉल्ड आइट्रेशन स्ट्रक्चर और लूप, ठीक है। इसको हम आइट्रेशन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं और इसको हम लूप भी बोलते हैं। देखेंगे दो स्टेटमेंट पर लूप नहीं चल गया, लूप हमारा इस तरह होता है ना, इस तरह होता है कि बार बार जो भी यहाँ पर स्टेटमेंट आई होगी उसने बार बार एग्जीक्यूट होना है, और हमने एक उसको स्पेसिफिक टाइम भी बताना है कि इतने नंबर ऑफ टाइम्स तक तुमने जो है वो एग्जीक्यूट होना है, ठीक है। इसको हम आइट्रेशन भी कह सकते हैं स्ट्रक्चर और लूप स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। और इनकी जो भी टाइप्स हैं हमारे पास, रेपिटेशन स्ट्रक्चर की जो भी टाइप्स हैं, आपको वो अच्छे से जो है वो याद होनी चाहिए। ये 2 नंबर का जो है वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। आपने जो है ये जो अभी हमने ऊपर पढ़ के आए हैं सिलेक्शन स्ट्रक्चर और सिलेक्शन स्ट्रक्चर की आपने अच्छे से याद करनी है, ये दोनों की मिक्स नहीं करनी, ठीक है। सिलेक्शन स्ट्रक्चर में इफ है, इफ एल्स है, इफ एल्स, इफ है, स्विच है, बच्चे ये जो है ऊपर के नीचे लिख देते हैं, सिलेक्शन वाली आपको जो है रेपिटेशन में लिख देते हैं, और रेपिटेशन वाली जो है आप सिलेक्शन में लिख देते हैं। आपने ऐसा नहीं करना, रेपिटेशन वाली जो भी टाइप्स हैं वो आपने रेपिटेशन वाले ही में ही लिखनी है, ठीक है। इसकी कौन कौन सी टाइप है, ये क्या है जी, वाइल लूप है, हम देखेंगे वाइल लूप क्या होता है, कैसे काम करता है, उसका सिंटेक्स क्या है, इन पर फुल डिटेल में जो है वो टॉपिक हैं जो आप इंशाल्लाह जल्द ही अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद क्या है जी, डू वाइल लूप कैसे काम करेगा ये भी देखेंगे, और फॉर लूप, ठीक है। हमने इसकी टाइप्स देख ली कितनी हैं, 3 टाइप्स हैं। एक वाइल लूप है, रेपिटेशन स्ट्रक्चर की कितनी टाइप्स हैं हमारे पास, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप, ठीक है। अब ये देख लें, अब ये रेपिटेशन स्ट्रक्चर कैसे काम करेगा। अब ये देख लें, यहाँ पर क्या है जी, हमने लूप लगा दिया हुआ है। ये क्या है, हमारे पास यहाँ कंडीशन लिखी होगी, कोई भी कंडीशन है हमारे पास, फॉर एग्जांपल अब इसी तरह ऊपर अभी हम पढ़ के आए कि 40 ग्रेटर, जिस बच्चे के मार्क्स होंगे तो वो क्या होगा, उसको हमने क्या करवाना है जी, पास डिक्लेयर करवाना है। अगर उसके 40 से मार्क्स कम है तो वो क्या होगा, फेल डिक्लेयर करवाया जाएगा। और यहाँ पर हमने मतलब 40 जो है वो यहाँ पे हमने नंबर्स भी बता देने हैं यहाँ पे कि इतने नंबर्स के बच्चों के हमने जो है वो मार्क्स जो है वो कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। मतलब इतने बच्चों के मार्क्स जो है वो हम डिस्प्ले करवाने वाले हैं स्क्रीन पर। यहाँ पर कोई कंडीशन लगाई होगी, जब तक वो कंडीशन ट्रू रहेगी, ठीक है। ये हमारी, अब देखें हमने कोई भी उसमें वैल्यू जो है यूजर एंटर करवाता जाता है, अगर वो वैल्यू 40 से अबव है तो क्या होगा, मेरी वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। जैसे ही उसकी वैल्यू 40 से कम आएगी तो वो क्या होगा, वो डिस्प्ले नहीं होगी, वो कंडीशन, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, मेरी फॉल्स हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है, अगर हमने यूज़र से ए ले लिया, फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल है ए में एंटर करवा रहा है, यूज़र से हम कोई वैल्यू ले रहे हैं, उसने 10 एंटर करवाई, वो देखा जी अच्छा 10 जो है 40 से जो है वो लेस ही है, तो इसका मतलब कंडीशन ट्रू है, हमारी कंडीशन ट्रू है। तो वो क्या करेगा, यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट लिखी होंगी उनको
एग्जीक्यूट करवाएगा, उसके बाद दोबारा से हमारी स्टेटमेंट कहाँ चली जाएगी, कर्सर कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर कंडीशन पर वापस आ जाएगा। जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये जो है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। जैसे ही फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर उसने क्या करवाया, 100 जो है वो एंटर करवा दिया, ए की वैल्यू 100 है, तो अब क्या हुआ कि ए की वैल्यू 100 है, तो अब क्या हुआ, 40 जो है वो लेस है, ग्रेटर है 100 से, ठीक है, ये ग्रेटर का साइन है, ग्रेटर है 100 से, ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, मतलब ये कंडीशन हमारी फॉल्स होगी। यहाँ से ये स्टेटमेंट को, अब ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, बल्कि यहाँ से जो है हमारी, यहाँ से वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पर चला जाएगा, इस लूप से वो बाहर आ जाएगा और नेक्स्ट स्टेटमेंट पर चला जाएगा, ठीक है। रेपिटेशन स्ट्रक्चर जो है इसमें क्या होता है, जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक हमारा ये लूप चलता रहेगा, ठीक है, ये स्टेटमेंट्स चलती रहेंगी, इसमें जो भी स्टेटमेंट होगी वो चलती रहेगी, फिर ये कंडीशन पर आएगा, फिर ये कंडीशन पर आएगा, जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी हमारा जो कंट्रोल है वो यहाँ से निकलकर दूसरी स्टेटमेंट पर चला जाएगा, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं, इन्होंने नीचे एग्जाम्पल दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज द यूजर नीड्स टू डिस्प्ले अ मैसेज आई लव पाकिस्तान। अब क्या है जी, वो डिस्प्ले करवाना चाह रहा है आई लव पाकिस्तान स्क्रीन पर, ऑन स्क्रीन फॉर 100 टाइम्स। अब क्या है, वो स्क्रीन पर 100 टाइम्स ये लिखा हुआ कह रहा है कि नजर आए मुझे, डिस्प्ले हो आई लव पाकिस्तान। अब अगर हम सिंपल प्रोग्राम लिखते तो प्रिंट एफ का फंक्शन हमने कितने टाइम्स लिखना था, 100 टाइम्स लिखना था। अगर हम जो है चैप्टर 10 में जो हम पढ़ के आए हैं, सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर सारा देख के आए हैं, अगर हम प्रिंट एफ के फंक्शन को यूज करके लिखते तो हमें 100 टाइम प्रिंट एफ का फंक्शन लिखना पड़ना था, और फिर हमें जाकर क्या शो होना था, स्क्रीन पर 100 टाइम आई लव पाकिस्तान लिखा हुआ नजर आना था। अब ये कंट्रोल स्ट्रक्चर ने जो है वो हमारा काम जो है वो इजी करवा दिया। अब क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ 2 लाइंस में ही जो है वो अपनी लॉजिक लिख कर इस आई लव पाकिस्तान को 100 टाइम्स जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पर हमने कंडीशन लिखी होगी, कोई कंडीशन हमारी हमने लिखी होगी, यहाँ पर हमने स्टेटमेंट लिखी होगी आई लव पाकिस्तान। जैसे ही जब वो 100 टाइम्स चलेगी, मतलब ये अब दो सिर्फ हमने लिखी हुई है, ठीक है। अब ठीक है, यहाँ पर हमने प्रिंट एफ में आई लव पाकिस्तान लिखा होगा, ठीक है, और यहाँ पर हमने कंडीशन लिखी होगी कि 100 टाइम्स जो है वो आपने यहाँ पर डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। अब हमें 100 टाइम्स एक स्टेटमेंट को लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमने एक ऐसी लॉजिक बनाई, हमने कंडीशन बनाई जिसमें क्या होगा, जैसे ही 101 टाइम आएगा वो क्या करेगा, हमारा कंडीशन को फॉल्स कर देगा और जो है दूसरी स्टेटमेंट पर चला जाएगा, फॉल्स वाली स्टेटमेंट पर, फिर हमारा ये लूप नहीं चलेगा, ठीक है। अब क्या है, इट इज टाइम कंज्यूमिंग टू परफॉर्म दिस टास्क यूजिंग सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं कि ये टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। अब आपने देखा था जब हमने सी का प्रोग्राम 10 चैप्टर में किए थे तो हमारी क्या हो रही थी, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूशन होती थी प्रोग्राम की, ठीक है। पहले फर्स्ट स्टेटमेंट चली, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, वो क्या कहलाती है, हमारी सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर। अगर हम इसी तरह लिखते रहे 100 टाइम्स तो हमारे पास, मतलब हमें उसको लिखते हुए कितना टाइम लगेगा, ठीक है। यही कह रहे हैं कि सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर को यूज करते हुए अगर हम अपना ये प्रोग्राम लिखते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा हमें लिखते हुए प्रोग्राम को। however इट इज वेरी इजी टू परफॉर्म दिस टास्क यूजिंग रेपिटेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, रेपिटेशन स्ट्रक्चर को यूज करते हुए अपने इस टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। अ सिंगल लूप स्टेटमेंट कैन डिस्प्ले द मैसेज फॉर 100 टाइम्स। अब क्या है कि उन्होंने कहा एक कंडीशन लगाएंगे हम यहाँ पर जो क्या करेगी, इस आई लव पाकिस्तान को 100 टाइम्स जो है वो आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ शो हो जाएगा। हमने 100 टाइम्स लाइंस नहीं लिखनी आई लव पाकिस्तान प्रिंट एफ में, अब हम क्या करेंगे, एक कंडीशन लगाएंगे और नीचे एक प्रिंट एफ की स्टेटमेंट दे देंगे। वो कंडीशन क्या करेगी, वो 100 टाइम्स चलेगी और हमें क्या डिस्प्ले करवा देगी, आई लव पाकिस्तान, ठीक है। इस यहाँ पर फॉर एग्जांपल एन है, एन ग्रेटर देन, एन जो है वो लेस देन आएगा, ठीक है। एन की वैल्यू जो जितनी भी होगी, ठीक है, वो क्या होगी, लेस देन 100 होगी। जब तक ये एन की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू, इस तरह साइन था ना हमारा, इक्वल टू 100 होगी तो क्या होगा, ये कंडीशन चलती रहेगी, आई लव पाकिस्तान हमें डिस्प्ले होता हुआ नजर आएगा। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही एन की वैल्यू 101 हो गई तो ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी और हमारा जो है कंट्रोल वो इस लूप से निकलकर बाहर जो है वो निकल आएगा
किसी दूसरी स्टेटमेंट पर। अगर वो यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं है तो हमारा प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। अगर कोई और स्टेटमेंट्स हैं तो वो फिर उनको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अगर आपको इस लेक्चर में किसी भी बात की समझ ना आई हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो दुआओं में लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।